हाँ तो चलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक बॉल है और एक बॉल को फेंका गया है और बॉल को इस तरह से फेंका गया है कि यहाँ पे एक बकेट लटकी हुई है और बकेट का जो हाइट है ग्राउंड से वो है 10 मीटर और बकेट के साइज को नेग्लिजिबल मानना है। ऐसा नहीं है कि बकेट बड़ी, बहुत पॉइंट साइज की मानना है आपको। और हमारा टास्क ये है कि जिस बॉल को हमने फेंका है ये बॉल इस बकेट से टकरानी चाहिए। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि ये जो एंगल थीटा होगा ये कितना होगा। बॉल को एक फिक्स स्पीड से फेंका गया है, मतलब बॉल का स्पीड वेरिएबल नहीं है, दैट इज फिक्स, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां तक का डिस्टेंस फिक्स है, मतलब कितने दूर से बॉल को फेंका गया है, दैट इज 20 मीटर। और बकेट का हाइट भी फिक्स है, दैट इज 10 मीटर। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए थीटा क्या होना चाहिए कि आपका बॉल इस बकेट से टकराए। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप ऐसे सोचो कि अगर हमने इसको ओरिजिन माना होता, और इस बॉल के अगर हम पाथ को देखें तो इस बॉल का पाथ कुछ ऐसे आना चाहिए। इसका मतलब अगर इसको हम ओरिजिन मानेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। अगर इसको ओरिजिन माना तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कितना हो जाएगा 20 और y कितना हो जाएगा 10। तो हमारा जो ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल का वो इस पॉइंट से जाना चाहिए, मतलब जो हमारे पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री है वो इस पॉइंट से गुजरना चाहिए, तभी तो उस बकेट से मेरा पार्टिकल टकराएगा। ये पार्टिकल के रास्ते में आना चाहिए ना, ये रास्ते में नहीं आएगा तो नहीं टकराएगा। तो पार्टिकल का रास्ता यहां से जाना चाहिए, रास्ते को ही हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, मतलब पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री यहां से पास होना चाहिए। मतलब ट्रेजेक्ट्री पे एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो 20 और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो 10। तो आप ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखिए इसको ओरिजिन मान के, तो क्या आती है y = x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करिए, तो y का वैल्यू, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 10, x का वैल्यू कितना है 20, tan थीटा में कैलकुलेट करना है, माइनस g का वैल्यू कितना है 10, x² कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 2, u कितना है आपका 20, तो u² क्या हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर इनटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब बचा कैलकुलेशन वाला काम, तो देखिए मैं करके दिखाता हूं। 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर चला गया तो यह है tan = 20 tan थीटा माइनस 5 1 + tan स्क्वायर थीटा। 5 को भी कॉमन लेके उड़ा दीजिए तो कितना है 2 = 4 tan थीटा माइनस 1 - tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आइए, tan स्क्वायर थीटा को तो क्या आया, ये आया tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आया -4 tan थीटा एंड +3 = 0। अब इसको सॉल्व किया जाए। ठीक, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे ये आया कि tan थीटा -1 इनटू फैक्टराइजेशन मैंने किया है tan थीटा -3 = 0। तो यहां से tan थीटा की दो वैल्यू आई, एक आया tan थीटा = 1 और एक आया tan थीटा = 3। मतलब इन दोनों में से किसी भी एक एंगल पर अगर आप इस पार्टिकल को फेंक देंगे तो ये पार्टिकल इस बकेट से जाके टकरा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए x एक्सिस है या y एक्सिस है और किसी पार्टिकल को यहां से फेंका गया किसी अननोन स्पीड से और कुछ एंगल रहा होगा उसका, और वो पार्टिकल ऐसे एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया, ये उसका पाथ है और वो कहीं इस कोऑर्डिनेट पर जाकर गिर गया 16,0 और ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो है नेगेटिव y डायरेक्शन में, तो मैंने देखा है डाउनवर्ड नेगेटिव y डायरेक्शन। और ये बताया गया कि इसकी ट्रेजेक्ट्री में एक ऐसा पॉइंट आया था, मतलब इसके रास्ते में एक ऐसा पॉइंट आया था जिसका x कोऑर्डिनेट भी 4 के बराबर था और y कोऑर्डिनेट भी 4 के बराबर था। तो आपको ये बताना है कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। ठीक, तो देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। आपको मैंने बताया था कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो tan अल्फा + tan बीटा के बराबर होती है। तो देखिए ये उसी चीज का एप्लीकेशन है। तो आप क्या करिए, इस वाले पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन करिए और इस वाले पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करिए। इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब ये 4 के बराबर है,
ये 4 के बराबर है, ये पूरा 16 है, इसमें से 4 हटा दें तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 12। इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, इस एंगल को मान लेते हैं बीटा। तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा tan अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 4/4 कितना 1। फिर मैं आपसे पूछूं tan बीटा कितना आएगा, tan बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4/12, तो कितना है 1/3। तो आप जानते हैं कि जो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है tan अल्फा प्लस tan बीटा, वो किसके बराबर आया 4/3। और आपको याद होना चाहिए कि अगर tan थीटा 4/3 है तो थीटा की वैल्यू क्या आती है 53 डिग्री। इसका मतलब इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो किसके बराबर था 53 डिग्री के बराबर था। ठीक, अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल अर्थ के सरफेस से फेंका गया, u स्पीड से फेंका गया, थीटा एंगल से फेंका गया। अब तक जो हमारा एक्सेलरेशन होता था वो ग्रेविटी के कारण होता था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि एक हवा चलने लगी। हवा चलने के कारण पार्टिकल का एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड भी g के बराबर है। मतलब इस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ग्रेविटी के कारण तो एक्सेलरेशन सदैव होगा, उसको तो किसी से मतलब है नहीं, हवा चले मत चले कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा जी होगा डाउनवर्ड। लेकिन हवा चलने के कारण एक एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और हो गया, हॉरिजॉन्टल जी। अब आप तो इस वाले केस में देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो हमने जो फार्मूले सीखे थे वो फार्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो फार्मूले कब एप्लीकेबल थे या वो फार्मूले कब डिराइव किए गए थे जब हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता था, सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी है और वर्टिकल एक्सेलरेशन भी है, तो वो फार्मूले नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस वैसे ही करना पड़ेगा जैसे उन फार्मूलों को डेरिवेशन के टाइम किया था। तो उन्होंने क्या क्या पूछा है, तो पहले पूछा है मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक है कि मैक्सिमम रेंज, ये रेंज है ये मैक्सिमम रेंज क्या आएगा। तो देखिए चालू करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जहां से पार्टिकल को फेंका गया उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन, ये हो गया मेरा एक्स डायरेक्शन, और ये हो गया मेरा वाई डायरेक्शन। ठीक, और मैंने पार्टिकल को यहां पे फेंका, और जब हमने पार्टिकल को फेंका उस समय को मान लेते हैं t = 0। तो जो हमारा ux हुआ, जो हमारे पार्टिकल का ux हुआ, ऐसा करते हैं यहां से सॉल्व कर लेते हैं कि काफी जगह चाहिए इसके लिए। तो ux हुआ मेरे पार्टिकल का, तो वो किसके बराबर हुआ u cos थीटा, डिफरेंट कंपोनेंट। और जो uy हुआ हमारे पार्टिकल का वो किसके बराबर होगा, वो होगा u sin थीटा। अगर हम बात करें ay की, तो ay कितना होगा -g। माइनस क्यों होगा, क्योंकि डाउनवर्ड है ना, और डाउनवर्ड को हमने क्या माना नेगेटिव, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव आई है तो डाउनवर्ड क्या होगा नेगेटिव आई, ये ग्रेविटी के कारण। और ax क्या होगा आपका, ax होगा आपका +g, क्योंकि विंड देखो राइट साइड में है, तो एक्सेलरेशन कितना मिला पार्टिकल को राइट साइड में, किसके बराबर g के बराबर, दिया सवाल में g के बराबर। अब हमें ऐसा करना है, पहले लिखना है टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले लिखते हैं कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का जो आंसर आएगा वो अभी भी उतना ही आएगा जितना पहले आया था। उसका पीछे कारण है, क्योंकि देखिए वाई डायरेक्शन में जब इक्वेशन लिखी जाएगी तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक्स में एक्सेलरेशन है कि नहीं है। जब मैं वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा तो जो मुझे मतलब है यू वाई से, मुझे मतलब है ए वाई से। तो देखिए अभी भी ए वाई उतना है जितना हवा चलने ना चलने पे होता, अभी भी यू वाई उतना है जितना हवा ना चलने पर होता। तो मेरे वाई डायरेक्शन के डाटा को एक से कोई मतलब नहीं है। तो वाई डायरेक्शन का जितना भी डाटा है वो एज इट इज उतना ही आएगा जितना पहले आया था। ठीक, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, लेकिन इस बात को भरोसा रखिए। आप ऐसे सोचो कि जब आप इक्वेशन लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को इस बात से क्या मतलब कि ए एक्स का क्या वैल्यू है, क्योंकि इस इक्वेशन में तो ए एक्स पुट करना भी नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है यू वाई से और ए वाई से। तो मेरा आंसर यू वाई और ए वाई पे डिपेंड करेगा, किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। इसी इक्वेशन से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन किया था, नहीं आता तो पेज पलट के देखो कॉपी का कि कैसे डेरिवेशन किया था। तो इस इक्वेशन में
ए एक्स से कोई मतलब नहीं है तो टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही आएगा। मैं आपको फिर भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो मेरे पार्टिकल का, मैंने माना मेरा पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे था और मैंने माना मेरा पार्टिकल यहां जाकर गिर गया, ऐसे पार्टिकल गया यहां जाकर गिर गया और पार्टिकल यहां जाकर गिरा t इक्वल टू कैपिटल T पे। तो मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूं आपके सामने वो लिख रहा हूं t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू कैपिटल T का। इस टाइम इंटरवल में y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इनिशियल y कोऑर्डिनेट कितना था, इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0 और फाइनल y कोऑर्डिनेट, मैंने x नहीं पूछा मैंने y पूछा है, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो फाइनल y कोऑर्डिनेट भी 0 है, इनिशियल y कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। अगर आपके y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इक्वेशन लिखो 0 इक्वल टू uy कितना होगा u sin थीटा, इस u का कंपोनेंट करेंगे ना, एक कंपोनेंट इधर आएगा u cos थीटा और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा कितना u sin थीटा, तो ये आया u sin थीटा, वही रिजल्ट आएगा क्योंकि इक्वेशन वही है, प्लस हाफ ऑफ ay कितना आएगा माइनस g इंटू और टाइम इंटरवल कितना है t का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, t का जो वैल्यू आया वो कितना आया, वो आया 2u sin थीटा अपॉन g, और उतना आना भी था इसको क्योंकि ax से क्या मतलब है y डायरेक्शन की इक्वेशन का। अब दूसरी बात हम करते हैं कि जो ये हमारा मैक्सिमम हाइट आया होगा, ये मैक्सिमम हाइट कितना आया होगा, तो मुझे बताइए इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है 0, क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन की वेलोसिटी होती तो वो इसको और लेके जाती, तो फिर ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता ही नहीं। अगर ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है मतलब ये और ऊपर नहीं गया, और लेके जाना किसका काम होता है वेलोसिटी का, लेके जाने किसका काम होता है वेलोसिटी का, मतलब इसको वेलोसिटी और ऊपर लेके नहीं गए, मतलब वेलोसिटी क्या थी यहाँ पे 0, या फिर आप ऐसे भी देखिए या नेट वेलोसिटी किधर होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है 0। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आप इक्वेशन लिखिए इस टाइम इंटरवल के लिए, क्या इक्वेशन लिखिए इस टाइम इंटरवल के लिए, आप लिखिए इस टाइम इंटरवल के लिए कि vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay/sy। तो देखो ये भी पूरा y डायरेक्शन का इक्वेशन है, तो इस मैक्सिमम हाइट को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है, तो vy हो गया आपका 0, uy कितना था आपका प्लस u sin थीटा प्लस 2ay कितना है माइनस g और डिस्प्लेसमेंट कितना है प्लस h, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जी y डायरेक्शन में, तो y में कितना गया, पहले यहां था y में कितना गया ऊपर गया तो ऊपर को पॉजिटिव बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और कितना गया h, y में कितना उठा h, y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट h, तो यहां से h का देखो वैल्यू क्या आया उतना ही आया, तो आपको भरोसा करना चाहिए था मेरी बात पे। अब बात करते हैं रेंज की, तो देखो रेंज उतनी नहीं आएगी क्योंकि रेंज में x की इक्वेशन है और x की इक्वेशन का डाटा इस सिचुएशन में अलग है हमारे स्टैंडर्ड सिचुएशन से, तो इसमें जो रेंज का फॉर्मूला आएगा वो अलग आएगा। अब मैं रेंज की वैल्यू लिखता हूं कि रेंज क्या आएगी, तो मैं यहां आपको रेंज लिखता हूं, कहां से लिखना चालू करें, चलिए यहीं से चालू करते हैं, रेंज r, रेंज का सिंबल यूज करते हैं r, मतलब पार्टिकल यहां से चल के गया और यहां जाकर गिरा, ये आपका रेंज है, यहां से यहां तक ये आपका रेंज है, ठीक। अब रेंज कौन है ये, तो जो ये आपकी रेंज है ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, ये जो रेंज है ये रेंज है क्या, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट r, और पॉजिटिव डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे देखो x में किधर चल के गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और कितना चल के गया r के बराबर, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लस r इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g प्लस हाफ ऑफ ax g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि u r कितना आना है, तो r आया आपका, देखिए ये आया 2u स्क्वायर अपॉन g sin थीटा cos थीटा प्लस इधर कितना आया, तो देखिए ये g स्क्वायर आएगा, एक g है, एक नीचे g बचेगा, ऊपर 4 है 2 से कटेगा, ऊपर 2 बचेगा, तो ये आया 2u स्क्वायर अपॉन g इनटू sin स्क्वायर थीटा। कैलकुलेशन चेक कर लें, देखिए 4 आएगा, 2 से 2 कटेगा, ऊपर 2 होना चाहिए, नीचे g स्क्वायर आएगा, g से एक g कटेगा, g होना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा, ठीक ठीक। अब आप ध्यान से देखो कि r का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, वो लिखा है u स्क्वायर अपॉन g, ये लिखा है 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा
बस। अब मैंने 2 देखो अंदर क्यों लिया, उसके पीछे कारण है। तो r का वैल्यू कितना है, ये आया u स्क्वायर अपॉन जी, ये आया sin 2 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं लिख के देखा था 1 माइनस cos 2 थीटा। देखिए फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की याद होना बहुत जरूरी है, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। तो ये जो वैल्यू आया मेरा r का, ये r किसके बराबर आया, ये आया u स्क्वायर अपॉन जी sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा प्लस 1। ठीक, अब हम देखो आपको मैक्सिमम रेंज निकालना है, तो देखिए मैक्सिमम रेंज कितना आएगा। तो देखिए एक मेरी बात याद रखिए, एक बात मेरी याद रखिए कि मान लीजिए कभी भी आपके सामने ऐसे लिखा हो a sin x प्लस b cos x और x वेरिएबल है आपका, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे x बदलेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बदलेगी, और इसकी वैल्यू इन दो वैल्यू के बीच में हमेशा रहती है। तो आपको ये पता चल गया कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। इस वाली टर्म की मैक्सिमम कितना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम कितना, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। आप ये जानना चाहें कि ये वैल्यू कब आएगी, तो वो बताया जा सकता है कि किस x के लिए ये वैल्यू आएगी। ठीक, तो देखो ये भी आपके सामने ये लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर ये तो माइनस है, अरे तो उसको -1 की तरह देख लो ना, उसको ऐसे देखो, देखो मैं बताता हूं, उसको ऐसे देखो r इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन जी sin 2 थीटा प्लस -1 ऑफ cos 2 थीटा प्लस 1, ऐसे देखो। अब तो प्लस दिख गया। तो अब मैं आपसे r मैक्सिमम जानना चाह रहा था, तो r मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी u स्क्वायर अपॉन जी। इसका मैक्सिमम, तो जो ये वाली टर्म का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, इस वाले टर्म का, तो इसका कोएफिशिएंट क्या 1, इसका कोएफिशिएंट क्या -1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी √2। तो आंसर कितना आया, ये आया √2 प्लस 1, ये आया r मैक्स। अब आपको ये पता करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू आई कब होगी, तो आप ऐसा करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, और जब डिफरेंशिएशन 0 आएगा उसी टाइम पे हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है। तो dr अपॉन d थीटा क्या आएगा, देखिए ये आया u स्क्वायर अपॉन जी, sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 cos 2 थीटा, 1 का डिफरेंशिएशन जो लास्ट वाला 1 है उसका 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये आएगा +2 sin 2 थीटा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब ये वाली चीज 0 होनी चाहिए, तो ये वाली चीज 0 कब आएगी, तो ये देखो जब आपका tan 2 थीटा किसके बराबर आया -1, tan 2 थीटा -1 के बराबर आया, इसका मतलब जो आपका 2 थीटा है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए 180 डिग्री माइनस, मतलब ऐसे लिखना चाहिए पाई माइनस पाई बाई 4। तो मैं आपसे पूछूं कि थीटा क्या होना चाहिए, तो देखिए उसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर। थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। तो ये वो एंगल है जिस एंगल पे आपका मैक्सिमम रेंज आएगा, कि इस एंगल पे फेंकने पे मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगा, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होगी। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए।